सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को प्यार भरा नमस्कार। और दीपा जी, आपको भी नमस्कार। सुनने वाली हमारे सभी सखियों, सखाओं, श्रोता भाइयों और चंचल, आपको भी हेल्दी नमस्कार। आप आती हैं तो हेल्दी नमस्कार होता है भाई। हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं, आप हेल्दी नमस्कार करती हैं, और दोनों ही चीजें जीवन में बहुत जरूरी हैं। प्रेम और स्वास्थ्य भी। बिल्कुल, स्वास्थ्य जरूरी है। और कुछ जैसे हम कहते हैं ना, जब मौसम की हम बात करते हैं तो भाई गर्मियों का मौसम है तो उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर ठंड बहुत पड़ रही है तो उसके हिसाब से। और अब क्योंकि बारिश का मौसम है, यहाँ बार बार थोड़ा ठंडा होता है और कुछ गर्म हो जाता है। और बस एक हेल्दी नमस्कार बोलने से अगर कोई एक सुनने वाला भी हमारा श्रोता या हमारी बहन कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी भी सजग हो जाती है ना, तो लगता है कि हाँ, कहीं कुछ पूर्ण हो गया, कुछ साकार हो गया। तो एक प्रेरणा क्योंकि उनसे मिलती रहती है, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा हमें भी कुछ तो एक दूसरे को मिलके इंस्पायर करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और हम इसी तरह से एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं। और हमने जब बात की मौसम की, और अब बारिश का मौसम है, तो हम बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। बारिश में खान पान का कैसे ध्यान रखना है, या भाई कपड़े कैसे पहनने हैं। तो एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप बाहर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बारिश के मौसम में, खास तौर पर अपने आप को बचाने के लिए। उन चीजों की हम बात करेंगे। ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों में बिजली के तार कहीं खुले हैं, कटे हैं, इन सब बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी हम विस्तृत से चर्चा बिल्कुल करेंगे। और कई बार बहुत तेज बारिश है और आप घर से बाहर हैं, तो उस वक्त आप अपना बचाव कैसे करेंगे। और इन सब चीजों के बारे में हमारे श्रोता भी हमारे साथ अपनी बातें, अपने अनुभव, या क्या क्या वो करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, सभी बातें साझा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और व्यंजन में हम चलेंगे पंजाब की ओर। बिल्कुल, हम छोले भटूरे तो पहले हम चख चुके हैं, यानी कि रेसिपी उनकी आ चुकी है। लेकिन छोले भटूरे जैसे ही है छोले कुलचे, जिसमें छोले अलग होते हैं और भटूरे से बिल्कुल अलग होते हैं कुलचे। तो इसके भी रेसिपीज हमारी जो सखियां हैं, जो कि किचन के काम में बड़ी माहिर हैं, वो किस तरह बनाती हैं, अपनी रेसिपी जरूर हमारे साथ साझा करें। और हमारे कुछ श्रोता भाई भी होंगे जो भी अक्सर किचन में जाकर खटर पटर करते हैं और बड़ी कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आपको बताएं चंचल कि कुछ इस तरह के जो मैसेजेस हैं आ चुके हैं। और हम साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं, मक्की दी रोटी और सरसों का साग, जो कि पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है और किसे देश में पसंद नहीं होगा। सब जगह इस व्यंजन को बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है। बिल्कुल, अभी बस बारिश खत्म होते ही जैसे गुनगुनी ठंड चालू होंगी तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, इसकी बहार ही बहार होगी। बिल्कुल सही कहा। और भरोसा करिए, भरोसेमंद रहें। इस बारे में, ये जीवन का आधार है, विश्वास करना, भरोसा करना। तो इस बारे में भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे संदेश भी पढ़े जाएंगे। और हम अपने श्रोताओं से फिर वही अनुरोध करते हैं कि आप के लिए कब भरोसा बहुत ज्यादा बना या कब कहीं टूटा, इस बारे में जरूर बताइएगा। बिल्कुल, क्या ऐसा किस्सा हुआ जिसके लिए लेकर के दिल दुखा, या आप इस बात को यहाँ पर सबके सामने शेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अपनी ये दिल की बात हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बिल्कुल दीपा, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़े भरोसे से किसी व्यक्ति की विशेष की वजह से कोई काम करके बैठ जाते हैं कि भाई भरोसा है उन पर, टूटेगा नहीं। लेकिन वहां जब वो भरोसा पूरा नहीं होता तो हमारी उम्मीदें टूटती हैं, हमारा दिल टूटता है, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन ये बात हम खुद पर भी लागू होती है कि हम जब किसी और से भरोसा चाहते हैं तो हमें भी उन दूसरों के लिए भरोसेमंद बनना है। बिल्कुल। और आज सोमवार है, तो हमारे सभी जो सखी सहेली परिवार के जो साथी हैं इंतजार करते हैं कहानी का। तो आज कौन सी कहानी सुनेंगे? आज हम सुनेंगे अशिक्षित का हृदय। इसकी पहली कड़ी आज हम सुनेंगे। ये विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी कहानी है। तो इसका वाचन हम इसके बारे में सब मिलकर के सुनेंगे कि कहानी ये तो हुई आज के पिटारे में हमारे क्या था इसकी बात। तो कहानी सुनेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लेना बड़ा जरूरी है। चलिए।
सुनाती है हवा, आज मेरे संग संग गाती है हवा। गीत कोई प्यार का सुनाती है हवा, आज मेरे संग संग गाती है हवा। दिल से दिल मिले, फूल से खिले, मुस्कुराती है वादियाँ, झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवान, होठों पे तराने चले हैं जो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया, झूमती बहारों का समा। जीने का बहाना हमको, कहे दो ना ढूंढे ये जमाना हमको। आज मिला जीने का बहाना हमको, कहे दो ना ढूंढे ये जमाना हमको। आज चले उधर ले चले जिधर, धड़कनों का ये कारवां, झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवां, चले हैं दो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका पहला भाग। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कथा सुधा। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए आज सुनते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं, होते तो दे देता। ऋण का पाप तो देने से ही कटेगा। फिर आपके रुपए को कोई जोखिम तो नहीं है। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। वो पेड़ कुछ न होगा तो 25-30 रुपए का होगा। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। 1.5 साल का ब्याज मिलाकर कुल 25 रुपए होते हैं। ये रुपया अदा कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा पेड़ कटवा लेंगे। अरे सरकार,
ऐसा अंधेर ना कीजिएगा, पेड़ ना कटवाइएगा। रुपए मैं दे ही दूंगा, यदि ना भी दे तो पेड़ आपका हो जाएगा, पर मेरे ऊपर इतनी दया कीजिएगा, उसे कटवाइएगा नहीं। मनोहर, तुम सठिया गए हो, तभी तो ऐसी उलझुलूल बातें करते हो। भला जो पेड़ कटवाया ना जाएगा तो हमारे रुपए कैसे निकलेंगे? अन्नदाता, आपके रुपए तो जहां तक होगा मैं दे ही दूंगा। अच्छा, अब ठीक ठीक बताओ कि रुपए कब तक दे दोगे? अब एक सप्ताह में दे दूंगा। अच्छा, स्वीकार है। 1 सप्ताह में अवश्य दे देना, नहीं तो पेड़ हमारा हो जाएगा। हमारी जो इच्छा होगी वही करेंगे, चाहे कटवाएंगे चाहे रखेंगे। अब नहीं, और चाहे जो कीजिएगा उसे कटवाइएगा नहीं। बस इतनी प्रार्थना है आपसे। खैर, हमारा जो जी चाहेगा करेंगे, तुम्हें फिर कुछ कहने का अधिकार न रहेगा। हाँ, मनोहर सिंह की आयु 55 के लगभग है। अपनी जवानी उसने फौज में व्यतीत की थी। इस समय उसके परिवार में कोई नहीं है, वो संसार में अकेला है। गांव में 2-1 दूर दूर के रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता है। न कहीं आता है न कहीं जाता है। दिन रात अपने टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर भजन किया करता है। 1 वर्ष पूर्व उसे कुछ खेती कराने की सनक सवार हुई। उसने ठाकुर शिवपाल सिंह की कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई भी थी, पर उसके दुर्भाग्य से उस साल अनावृष्टि के कारण पैदावार न हुई। ठाकुर शिवपाल सिंह का लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो कुछ पेंशन मिलती थी वो उसके भोजन वस्त्र भर की ही होती थी। अंत में जब ठाकुर साहब को लगान न मिला तो उन्होंने उसका एक नीम का वृक्ष जो उसकी झोपड़ी के द्वार पर लगा था गिरवी रख लिया। ये नीम का वृक्ष बहुत पुराना और उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था। मनोहर सिंह को 1 सप्ताह का अवकाश दिया गया। उसने बहुत प्रयास किया, 2-4 आदमियों से कर्ज मांगा, पर किसी ने उसे रुपए न दिए। लोगों ने सोचा वृद्ध आदमी है, न जाने कब ढुलक जाए। ऐसी दशा में रुपया किससे वसूल होगा। मनोहर चारों ओर से हताश होकर बैठ गया और धड़कते हुए हृदय से सप्ताह व्यतीत होने की राह देखने लगा। दोपहर का समय है। मनोहर सिंह एक चारपाई पर नीम के नीचे लेटा हुआ है। नीम की शीतल वायु के झोंकों से उसे बड़ा सुख मिल रहा है। वो पड़ा पड़ा सोच रहा है कि परसों तक यदि रुपए न पहुंचेंगे तो ठाकुर साहब इस पेड़ को कटवा डालेंगे। ये पेड़ मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है। मुझे और मेरे परिवार को दातुन और छाया देता रहा है। इसको ठाकुर साहब कटवा डालेंगे। ये विचार मनोहर सिंह को ऐसा दुखदाई प्रतीत हुआ कि वो चारपाई से उठकर बैठ गया और वृक्ष की ओर मुंह करके बोला, यदि संसार में किसी ने मेरा साथ दिया है तो तूने। यदि संसार में किसी ने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है तो तूने। अब भी मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आ जाता है जब मेरे पिता तुझे सींचा करते थे। तू उस समय बिल्कुल बच्चा था। मैं तेरे लिए तालाब से पानी भर भर के लाया करता था। पिताजी कहा करते थे, बेटा मनोहर, ये मेरे हाथ की निशानी है। इससे जब जब तुझे और तेरे बाल बच्चों को सुख पहुंचेगा तब तब मेरी याद आएगी। पिता का देहांत हुए 40 बरस बीत गए हैं। उनके कहने के अनुसार तू सदैव उनकी कीर्ति का स्मरण कराता रहा और जब तक रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं अपने मित्रों के साथ तेरी डालियों पर चढ़कर खेला करता था। इस समय
संसार में तू ही एक मेरा पुराना मित्र है। तुझे वो दुष्ट काटना चाहता है। हां, काटेगा क्यों नहीं, पर देखूं कैसे काटता है। उसी समय उधर से एक 15-16 वर्ष का लड़का निकला। वृद्ध मनोहर सिंह को बड़बड़ाते हुए देख उसने पूछा, चाचा, किससे बात करते हो? यहां तो कोई है भी नहीं। क्या करूं बेटा तेजा, अपने कर्म से बातें कर रहा हूं। ठाकुर शिवपाल सिंह के मुझ पर कुछ रुपए हैं। तुझे तो बेटा मालूम ही है कि पर साल खेती में एक दाना भी नहीं हुआ। होता तो क्या मैं उनका लगान रख लेता। अब वो कहते हैं लगान के रुपए दो, नहीं तो पेड़ कटवा लेंगे। इस पेड़ को कटवा लेंगे जो मेरे बाप के हाथ का लगाया हुआ है। ये बात तो देखो, समय का फेर है जो ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है। बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और मैदान देखे हैं। वो बेचारे हैं किस खेत की मूली। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या? बड़े ठाकुर की दुम बने घूमते हैं। मैं सच कहता हूं, अभी इस गांव के पर गोली चलने लगे तो ठाकुर साहब छिपते दिखलाई देंगे। मैंने तो तोप के मुंह पर डटकर बंदूकें चलाई हैं। चाचा, जाने भी दो। पर बेटा, समय सब कुछ करा लेता है। जिन्होंने कभी तोप की सूरत नहीं देखी वो वीर बने घूमते हैं। हमें आंखें दिखाते हैं कि रुपए दो नहीं पेड़ कटवा देंगे। देखें कैसे पेड़ कटवाते हैं। लाख बूढ़ा हो गया हूं, पर अब भी 4-6 के लिए बहुत हूं। जब तलवार लेकर डट जाऊंगा तो भागते दिखलाई देंगे। बेटा, 100 बात की एक बात तो यह है कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। चल चलाव लग रहा है। मैं बड़ी बड़ी लड़ाइयों से जीता लौटा हूं। यह भी एक लड़ाई ही है। अब इसी लड़ाई में मेरा अंत है। पर इतना समझ रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ की एक डाल भी कोई काटने नहीं पाएगा। उनका रुपया गले बराबर है। भगवान जाने, मेरे पास होता तो मैं दे देता। नहीं है तो क्या किया जाए। पर यह भी नहीं हो सकता कि ठाकुर साहब मेरा पेड़ कटवा ले और मैं टुकुर टुकुर देखता रहूं। चाचा, जाने भी दो। इन बातों में क्या रखा है? पेड़ कटवाने को कहते हैं, काट लेने देना। इस पेड़ में तुम्हारा रखा ही क्या है? पेड़ तो नित्य ही कटा करते हैं। अरे आखिर लड़के ही हो ना। अरे बेटा, ये पेड़ ऐसा वैसा नहीं है। ये पेड़ मेरे भाई के बराबर है। मैं इसे अपना सगा भाई समझता हूं। ये मेरे पिता के हाथ का लगाया हुआ है और किसी के हाथ का नहीं। जब मैं तुमसे भी छोटा था तब से इसका मेरा साथ है। मैं बरसों से इस पर खेला हूं। बरसों इसकी मीठी मीठी निमोलियां खाई हैं। इसकी दातून आज तक करता हूं। गांव में सैकड़ों पेड़ हैं, पर मुझसे कसम ले लो जो मैंने कभी उनकी एक पत्ती तक छुई हो। जब मेरे घर में आप ही इतना बड़ा पेड़ खड़ा हुआ हो, तब मुझे दूसरे पेड़ को हाथ लगाने की क्या पड़ी है। दूसरे, मुझे किसी और पेड़ की दातून अच्छी नहीं लगती। चाचा, बिना रुपए दिए तो ये पेड़ बच नहीं सकता। बेटा, ईश्वर जानता है, मेरे पास रुपए होते तो मैं आज ही दे देता। पर क्या करूं, लाचार हूं। मेरे घर में ऐसी कोई चीज भी नहीं बची जो बेचकर दे दूं। मुझे आज इस बात का बड़ा दुख है। गांव भर घूम आया, किसी ने उधार न दिया। क्या करूं बेटा तेजा। सच जानना, जो ये पेड़ कट जाएगा तो मुझे बड़ा दुख होगा। मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अभी तक मुझे कोई दुख न था। खाता था,
ईश्वर भजन करता था, पर अब घोर दुख हो जाएगा। बालक तेजा वृद्ध मनोहर सिंह का कष्ट सुनकर बड़ा दुखी हुआ। तेजा गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। उसका पिता 150-200 बीघे भूमि पर खेती करता था और मनोहर सिंह को तेजा चाचा चाचा कहा करता था। चाचा, बापू से ये हाल कहाँ है? सबसे कह चुका बेटा, तेरा बापू तो अब बड़ा आदमी हो गया है। वो मेरे जैसे गरीबों की बात क्यों सुनने लगा? एक जमाना था जब वो दिन दिन भर मेरे द्वार पर पड़ा रहता था। घर में लड़ाई होती थी तो मेरे ही यहां भाग कर आता था और 2-2, 3-3 दिन तक रहता था। वही तुम्हारा बापू अब सीधे मुंह बात तक नहीं करता। इसी से कहता हूं बेटा, समय की बात है। कितने रुपए देने से पेड़ बच सकता है? 25 रुपए देने पड़ेंगे। 25 रुपए तो बहुत है चाचा। पास नहीं है तो बहुत ही होते हैं, होते तो थोड़े थे। 10-5 रुपए की बात होती तो मैं ही कहीं से ला देता। अरे बेटा, भगवान तुम्हें चिरंजीव रखे। तूने एक बात तो कही, गांव वालों ने तो इतना भी नहीं कहा। खैर, देखा जाएगा, पर इतना तू याद रखना कि मेरे जीते जी इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाने पाएगा। अशिक्षित कार हृदय। अभी आप सुन रहे थे विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी इस कहानी का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह, जी श्याम, तेजा सिंह, सोहिल पात्रीकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। जब कोई कहानी सुनते हैं दीपा और वो अधूरी सी रहती है ना, तो बड़ी उत्सुकता रहती है मन में कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो हमारे श्रोताओं के मन में भी ये उत्सुकता जरूर रहेगी। इसके लिए आप जरूर सुनिएगा कहानी का अगला भाग। लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लिया जाए। चलिए। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो
हमें अपने श्रोताओं से लेकिन बहुत प्यार है और अब कार्यक्रम में हम उनके संदेश पढ़ेंगे, आगे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से अंतराल का। तो भाई भरोसा बहुत बड़ी चीज है दीपा। यही बात हम कर रहे थे श्रोता, अभी हम दोनों सखियां यहाँ बैठे कि अगर जीवन में भरोसा ना होना, या यूं कहें कि स्टूडियो में एक दूसरे पे भरोसा ना हो, तो ये अगला जो 1 घंटा जो साथ हम रहते हैं और आप सबके साथ रहते हैं, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हम नकारात्मक बात क्यों करें? हम तो हमेशा यहाँ पे कोशिश होती है अपने इस परिवार की कि अच्छी, साफ सुथरी और सकारात्मक बातें हों। और हमें पूरा भरोसा होता है कि जब हम कोई विषय बता रहे हैं तो फेसबुक पर श्रोताओं के संदेश भी बहुत अच्छे आएंगे और वाकई बहुत अच्छे, बहुत प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। और दीपक बताएं तुम्हें कि हम सभी के जीवन में ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन पर हम भरोसा बहुत करते हैं, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी सामने आ जाती हैं कि भरोसे में दरार भी पड़ जाती है। और कोई व्यक्ति किसी पर भरोसा करता है तो सामने वाले व्यक्ति की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस भरोसे को पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से निभाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल यही। और हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से दुख ना पहुंचे। तो ये एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है चंचल, कि हम सबसे प्रेम करें लेकिन अपेक्षा किसी से ना रखें। बिल्कुल सही कहा। और सभी रिश्ते, फिर चाहे वो कारोबारी हो या पारिवारिक हो, उनमें स्नेह का हमेशा निवेश बना रहे। और इस निवेश के बदले रिटर्न्स में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ना ढेर सारा प्यार। ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं। विश्वास, भरोसा, यकीन, ट्रस्ट, ये केवल शब्द नहीं होते दीपा, लेकिन जीवन की नींव कह सकते हैं हम इन्हें, और हमारे रिश्तों की पूंजी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि निजी तौर पर या व्यवसायिक तौर पर, दोनों ही स्तरों पर अगर इसे हम देखें तो शब्द से ज्यादा जोर शायद ही किसी और बात पर दिया जाता होगा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो किसी का भरोसा नहीं जीत पाता है तो उसकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं होता। और उसके करियर की बात करें या निजी जिंदगी, तो उनमें भी मुश्किलें आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है कि आखिर ये भरोसा आता कहाँ से? हाँ। और किसी पर भरोसा किस तरह किया जा सकता है? तो कोई इसका ठीक ठाक जवाब किसी के पास भी शायद ना मिले, लेकिन इसके जवाब में ये जरूर कहा जा सकता है कि अचानक से किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो बात सही है। बल्कि कई बार तो किसी के साथ काफी समय बिताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं आता। और ये हम उस इंसान के व्यवहार से ही जानते हैं कि इतने समय से हैं, लेकिन हर बार हम उनकी ऐसी कोई बात देखते हैं उनके व्यवहार में कि हमने भरोसा किया था कि हाँ शायद ये चीज ठीक होगी, लेकिन हमें उसके विपरीत जब चीजें मिलती हैं तो वो भरोसा टूटता है। कसमें खाना, रस्में निभाना, ये वो चीजें नहीं जिनसे भरोसा जीत लेंगे किसी का, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में कब, कहाँ, कितनी मुश्किलें आई और किस तरह से आप इनसे बाहर निकले थे। और जब आप मुश्किल के समय में थे तो आपके भरोसे का साथ किसने दिया और आपका साथ किसने छोड़ दिया, ये बातें बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल। और क्या कभी हम में से किसी ने भी कभी ये सुना है कि दो जो अनजान व्यक्ति होते हैं एक दूसरे के शत्रु बन गए? हाँ। ऐसा नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अपरिचित कभी शत्रु होते ही नहीं। शत्रु वो बनते हैं जो पहले कभी मित्र रह चुके हैं। बहुत सही बात कही है ना? या फिर उनके साथ किसी तरह का हमारा कोई संबंध जुड़ा है। इसलिए जब आपस के जो दो लोग के बीच में संबंध, चाहे कोई भी हो, उन्हें जोड़ने वाला पुल जो होता है वो होता है क्या?
भरोसा यानी विश्वास। हाँ, बहुत सही बात है। और जिसकी देखभाल करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये भरोसे का पुल टूट गया तो दोनों व्यक्ति दो अलग अलग छोर पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। दीपा बहुत सही बात बता रही तुम। भरोसा टूटने की बहुत बड़ी वजह हो ये जरूरी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर भरोसे टूट जाते हैं। इसीलिए जितना भरोसा हम दूसरे से चाहते हैं ना, वैसा हमें दूसरों के प्रति रखना भी चाहिए। अपने छोटे छोटे फायदे के लिए किसी रिश्ते को दांव पे लगा देना, किसी का भरोसा तोड़ देना, ये सच में बहुत गलत बात होती है। और केवल एक सॉरी जो शब्द है वो कह देने भर से या माफी मांग लेने से आपको भरोसा वापस मिल जाएगा, माफी मिलेगी, ये भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो घाव भी बड़े गहरे लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने चंचल। और हमारे सभी के जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर हमारा भरोसा बहुत पक्का, बहुत गहरा होता है, जिनसे हमें ये उम्मीद कतई नहीं करते कि कभी वो हमारे विश्वास को कभी भी किसी भी जीवन के मोड़ पर तोड़ सकते हैं। लेकिन जब वो ही लोग विश्वास को चोट पहुंचाते हैं तो आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर भी भरोसा करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जब विश्वास को चोट पहुंचती है तब भावनाओं को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई बार फिर मन में ये संशय या कभी शक जो होते हैं वो रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर भरोसा करें तो संशय कभी ना करें। बिल्कुल, कई बार तो भरोसा टूटने के लिए जब हम बहुत ज्यादा शक करते हैं ना किसी पर, ये भी वजह बन जाता है। और किसी का विश्वास शायद हम आसानी से जीत भी लें, लेकिन मुश्किल है उस विश्वास को बरकरार रखना, हमेशा उसे निभाना। तो बिल्कुल हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें भी भरोसा है कि हम गीत भी सुनाएंगे, उनके संदेश भी पढ़ेंगे। तो गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हमारे श्रोता इस बारे में क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। और ये भरोसा तो हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हाँ, शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी
भाई श्रोताओं का भरोसे पर जो उन्होंने लिखा है, बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मिले हैं। हमारे श्रोता का लिखना है कि भरोसा रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है। अपने शब्दों को निभाएं, सच बोलें और मुश्किल समय में साथ दें। याद रखिए, भरोसा बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश आया है, ये कहता है कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना किसी भी मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव है। यानी एक सिक्के के दो पहलू जैसा होना। हमेशा सत्य के साथ चलिए, सच का साथ दें, जो बात या वादा किया हो उसे निभाना पड़ेगा। और किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले सोच विचारने का कि समय थोड़ा ले लीजिए और ये जान लीजिए कि वो आपके लिए उचित है या नहीं। और जो इन्होंने लिखा ना कि वादा निभाना चाहिए, तो या तो आप वादा कीजिए ही मत, और अगर आपने कर दिया है तो फिर कोशिश कीजिए कि वो वादा टूटे ना, क्योंकि उम्मीद जब टूट जाती है तो वाकई दुख पहुंचता है। और भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो वो उसको क्षण भर में भरोसा टूट जाता है, लेकिन बनाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है। और उस व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करने के लिए शायद मैं तो कहूँ कई बार होता ही नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो उसके लिए बहुत 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 समय लगता है। तो ऐसा काम ही नहीं करें हम कि ऐसी नौबत आ जाए। अगले संदेश में हमारे श्रोता ने एक अच्छी सी बात लिखी है कि अपनों पर भरोसा रखना चाहिए। तो अपने तो आखिर अपने होते ही हैं, अपनों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। और खुद का भी व्यवहार दूसरों से ऐसा होना चाहिए कि वो हमेशा विश्वास पात्र बना रहे। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमें भरोसा है विविध भारती पर, क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद है, समय पर उठाता है, सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। इसे शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार से कमाया जाता है। भरोसा करिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसेमंद बनिए। भरोसा दिया भी जा सकता है, लेकिन भरोसेमंद बनने का सम्मान केवल कर्मों से मिलता है। क्या बात है। चलिए भी गीत सुन ले। चलिए। बोले बोले पैरों से चली चली रे बाबू तेरी छोटी थी गली। गीते मेरे पीछे रह गए पाथियों के नीचे रह गए। गैया मेरी झांसी रह गई वाली बातें
हम बात कर रहे थे चंचल भरोसे की और बहुत सारे संदेश आए हैं। आगे उसमें ये लिखा है हमारे एक श्रोता ने कि तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया की, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतबार के सिवा। क्या बात है। और एक और संदेश कुछ इसी शायराना अंदाज में है कि रिश्ते दिल टूटने से नहीं, भरोसा टूटने पर बिखरते हैं। बहुत कहते हैं ना कि छोटे में इन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है। बिल्कुल। और एक और बड़ा अच्छा संदेश है, इसमें लिखा गया है कि कोर्स की किताब में सुदर्शन द्वारा रचित कहानी हार की जीत पड़ी थी, जो हमें सिखाती है धोखाधड़ी से भले ही क्षणिक जीत मिल जाए, लेकिन अंततः इंसानियत और सच्चाई की ही जीत होती है। कहानी में डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती के घोड़े रोजी बनकर हत्या लेता है, तो बाबा भारती कहते हैं कि तुम ये घोड़े को ले जाओ, पर यह बात किसी को बताना मत। लोगों को गरीब बेसहारा लाचारों पर से भरोसा उठ जाएगा और कोई कभी किसी की मदद नहीं करेगा। ये कहानी सबने पढ़ी होगी और वाकई में बहुत अच्छा संदेश देती है ये कहानी। बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारा संदेश ये आया है, ये कहता है कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। दूसरों पर भरोसा करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को भरोसेमंद बनाना है। जब हम हर परिस्थिति में अपने दायित्व निभाते हैं और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरते हैं, तभी लोग निसंकोच हम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि हम केवल दूसरों से भरोसे की अपेक्षा न करें, बल्कि स्वयं ऐसे इंसान बने जिस पर हर कोई हम पर विश्वास कर सके। इसी तरह से एक और संदेश है, इसमें हमारे श्रोता का कहना है कि आज सुबह मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो रेडियो सुनना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, पर सुबह एक व्यक्ति दुकान पर आया जो रेडियो मरम्मत करना जानता था। वो कोई सामान लेने आया था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज मेरा रेडियो नहीं बज रहा है, तो उसने मुझे बड़ा पक्का विश्वास दिलाया कि मैं 1 घंटे के बाद आ रहा हूं और सही कर दूंगा। पर ना तो वो आया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। तो मेरा तो उस पर पक्का विश्वास था, लेकिन उसने भरोसा तोड़ दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक उत्सुकता जागी कि इनका अगर रेडियो नहीं बज रहा था तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किस माध्यम से इन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना और ये संदेश भी लिख पाए। तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और हम ये उत्सुकता हमारी अगर पूर्ण हो जाए तो क्या ही बात है। और बरसात की जब बात करते हैं तो हमें खुद पर यह भरोसा रखना होगा कि कोई और मदद करे ना करे, हम अगर अपनी मदद करेंगे तो जो बिजली से होने वाले नुकसान हैं, खासतौर पर बारिश में बिजली हमें बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, उससे हम बच सकते हैं। तो बिल्कुल। और बहुत सारे संदेश आए हैं बिजली को लेकर के। तो ये कहता है एक संदेश की बिजली में बारिश में बिजली से सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि लगभग ये देखने में आता है कि बिजली या तो किसी पेड़ पर गिरती है या पशुओं पर भी गिर जाया करती है। पहले के समय में यह धारणा रही थी कि कांसे के बर्तनों में ज्यादा गिरती है, पर यह एक पुरानी धारणा है। कुछ लोग आजकल ऐसी एक धारणा रही है कि बरसात होने के समय कई रिश्तेदारों को एक जगह नहीं रहना चाहिए, कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन वो सब चीजों को अलग छोड़ करके ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं कहीं आक के पत्ते कुछ घरों में रखते हैं वर्षा के दिनों में, ताकि बिजली गिरने का बचाव हो सके। लेकिन हमारी ये श्रोता कहते हैं कि सारी पुरानी बातें हैं। और इसी तरह से हमारे एक और संदेश आया है। ये संदेश कहता है कि बारिश के मौसम में गीले हाथ से स्विच को न छुएं, टूटे हुए तारों से दूर रहें। यदि टूटे हुए तार आपके घर के नजदीक पाए जाएं तो बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें और बारिश में भारी आंधी तूफान के दौरान संवेदनशील उपकरणों को तुरंत अनस्विच कर दें, यानी बंद कर दें। और पालतू जानवर अगर आपके घर में है तो बिजली के खंभों से या स्टे वायर से उनको बांध के न बांधें। यदि आप रेलवे या मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर फिसल न जाए, इसका ख्याल रखें। बिजली के खंभे से दूरी बनाकर रखें। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े खड़े कभी भी सफर ना करें। और घर में जो अर्थिंग के तार होते हैं, कई बार देखते हैं हम 3 तार होते हैं। हाँ, बिल्कुल। नेगेटिव, पॉजिटिव और एक अर्थिंग का तार होता है। तो अर्थिंग का तार जरूर होना चाहिए आपके घर में, और उन वायर्स को खुला ना छोड़ें ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में दीवारें गीली होती हैं और कई बार हम खुद भी भीगे हुए होते हैं, गीली जमीन पर खड़े हैं, स्विच केवल ऑन करने जाते हैं तब भी झटका सा लग जाता है। तो इसलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। एक संदेश में लिखा है कि बरसात में बिजली से बचने के लिए खुले तारों, खंभों और पानी से रास्तों से दूर रहें। गिरे हुए तारों के पास बिल्कुल ना जाएं। बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और मेटल या ग्रिल की बैरिकेड को ना छुएं। रास्ते में टूटे हुए तारों को कम से कम 10 से 15 फीट की दूरी पर रहें। जलभराव वाले रास्तों पर ना चलें, क्योंकि इनमें करंट आ सकता है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। और अब हम एक गीत सुन लेते हैं। चलिए।
ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। सरकने लगे हैं, शौक कलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं। ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। और हमारे बहुत श्रोताओं के बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, जिसमें सरसों का साग बनाने की विधि है। तो इसके लिए सामग्री कुछ इस प्रकार बताई गई है। हरी भाजियां, सरसों का साग 1 गड्डी, पालक 1 गड्डी, बथुआ 1 गड्डी, मेथी 1 गड्डी, मूली के पत्ते 4 से 5 टुकड़े लेने हैं। अन्य सब्जियां भी आप ले सकते हैं, इसमें मूली, छोटा सा शलगम, फूल गोभी के डंठल और कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 6-7 लहसुन की कलियां लेनी है, हरी मिर्च 4 से 5 लेनी है, नमक स्वाद अनुसार लेना है और थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए मक्के का आटा डालना है, वो 2 से 3 चम्मच होगा। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच घी, आधी छोटी चम्मच हींग, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और सूखी लाल मिर्च 2 से 3 और परोसने के लिए थोड़ा सा सफेद मक्खन। और इसे बनाना कैसे है? सभी भाजियों और सब्जियों को 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लें। इसके बाद इन्हें बारीक बारीक काट कर कुकर में इन सबको नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची डालकर 2-3 सीटी ले लें मध्यम आंच पर। और कुकर का जब प्रेशर खत्म हो जाए तो सब्जियों को ठंडा होने दें। अब मथनी की मदद से आप इसको अच्छी तरह से घोट लें और घोटे हुए साग में मक्के का आटा मिलाएं। इसे धीमी आंच पर 5-7 मिनट तक लगातार पकाते रहें ताकि साग अच्छे से गाढ़ा हो जाए। मक्के के आटे का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब एक कढ़ाई में घी गरम करें, इसमें आप हींग, राई, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। बचा हुआ बारीक कटा अदरक और लहसुन डालकर सुनहरा होने तक तड़के में तैयार किया हुआ साग डालें और 2 मिनट के लिए और आप भी धीमी आंच में पका लीजिए ताकि मसालों की खुशबू साग में अच्छे से उसमें समा जाए। जी, और बिल्कुल बस इसे गर्मा गर्म परोसिए तो जो खाने वालों का मन है वो भी प्रसन्न हो जाएगा। साथ में मक्के की रोटी भी परोसनी है। उसे बताने का तरीका जो बताया गया है, ये पीले मक्के के आटे से बनी हुई एक चपटी पारंपरिक रोटी है और इसे थपथपा कर बनाया जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ऐसा हमारे श्रोता का कहना है। और
परोसने के तरीके में इन्होंने लिखा है कि थाली को अध पके गुड़, हरी मिर्च, सिरके वाले प्याज और सफेद मक्खन के साथ गर्मा गर्म परोसा जाता है। और बहुत सारे लोग, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो अब अगर आप गर्म पानी में बनाते हैं तो इसे बेलना बड़ा आसान हो जाता है। और अगर आप बेल ना पाए तो हाथ से छोटी छोटी थपके करके छोटी साइज में भी बनाएंगे तो भी बन जाता है। और छोले भटूरे में हम काबुली चने का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोले कुलचे जब बनाते हैं तो सफेद मटर से वो छोले बनाए जाते हैं, जिन्हें छोले कहा जाता है। और पंजाब के बहुत सारे हिस्से में मैदे के जो कुलचे बनाए जाते हैं वो तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ हम जाते हैं तो वो जिस तरह से पिज्जा का बेस हमने देखा है ना, उस तरह के ब्रेड की कुछ शेप में होता है, बिल्कुल उन्हें कुलचे कहा जाता है, जो तैयार मिल जाते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप छोले कुलचे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और अब चलते चलते एक गाने की झलक सुन लेते हैं। हम माफी चाहेंगे, आज समय कम होने के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुना सके हैं। चलते चलते आपसे विदा लेते समय बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। लेते हैं विदा चंचल वर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली